नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम धन की वसूली के लिए दीवानी कानूनी और साथ ही साथ उपचार या सिविल रिकवरी की बात करेंगे। इसके लिए उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद या सूट दाखिल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संचालित होती है। सूट को उस स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है या वह जगह जहां वह व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है या कार्रवाई का कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के बाद आर्थिक क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है। इस के लिए सूट के मूल्य पर विचार किया जाता है। मूल्य के आधार पर फैसला लिया जाता है कि मुकदमा जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। कार्रवाई का कारण बनने की तारीख से 3 साल के भीतर मुकदमा दायर किया जा सकता है। एक वाद या आवेदन के माध्यम से एक सूट की स्थापना की जाती है। वाद मामले के तथ्यों का विवरण करता है और ब्याज के साथ ही दावा किया जा रहा है कि सटीक राशि की जानकारी देता है। ये तो ठीक है सिविल रिकवरी से जुड़े हुए बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ उदित गुप्ता जी। उदित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो उदित जी आपको दीवानी तरीके से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे और धन वसूली से जुड़ा हुआ और इस नियम कायदे से जुड़ा हुआ आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और फोन लाइंस खुल चुकी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। उदित जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है कि जो धन वसूली के लिए सूट कहां पर दाखिल किया जा सकता है? नमस्कार जी, आपको पहली बार बताइए आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए सर। हाँ जी, पहले ये देखिए जी, जो ये सिविल सूट होता है इसको डालने की प्रक्रिया एक हमारी जैसे सिविल लॉ में सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें लिखी गई है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है जिसके अगेंस्ट केस डालते हैं, जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है या जहां वो रहते हैं, जहां उनके अगेंस्ट केस डाल रहे हैं या तो वहां डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है उसका ये समझने के लिए कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन यानी जो केस डालने की वजह है, कॉज ऑफ एक्शन है, वो अराइज हुआ हो उसके तहत जहां की जुरिसडिक्शन बनती है वहां का केस डाल सकते हैं। अब एक कॉज ऑफ एक्शन बहुत जगह बहुत तरीके से बन सकता है। जैसे कोई रिकवरी का केस है तो जहां बिल हुए हो, बने हो, जहां से बिल भेजे गए हो या बिल जहां रिसीव करे गए हो या जहां से गुड सप्लाई हुए हो या जहां से गुड रिसीव हुए हो, तो बहुत तरीके से केस बना के कॉज ऑफ एक्शन बनाया जा सकता है। एक ये भी है प्रिंसिपल लॉ में कि क्रेडिटर मस्ट फाइंड द डेटर एंड पे एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये भी है एक कॉज ऑफ एक्शन। तो ये 3-4 तरीके से कॉज ऑफ एक्शन बना के जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, जहां वो रहते हो, उस हिसाब से आप केस डाल सकते हैं सिविल का रिकवरी के। जी ठीक है सर, ये बताइए कि रिकवरी सूट की लिमिटेशंस पीरियड क्या होती है और यानी कि धन वसूली की कब तक इस पर सुनवाई संभव होती है? तय अवधि के बाद अगर फिर सुनवाई करानी हो तो? सिविल रिकवरी के केस की जो लिमिटेशन अंडर लॉ प्रोवाइडेड है वो है 3 साल। अब 3 साल वहां से शुरू होते हैं जहां से आपकी रिकवरी के लिए आपकी टाइम लिमिट, जैसे आपके शुरू हुआ हो, जैसे कोई बिल है या कोई ऐसी चीज है जहां से लिया हो और उसमें ये लिखा हो कि 60 दिन के अंदर आपको पैसे देने हैं, तो जिस दिन वो 60 दिन खत्म होंगे और 3 साल के अंदर आपको वो केस डालना पड़ेगा। अब बहुत बारी ऐसे भी होता है कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन चलती हैं जिसमें बिल बहुत सारे रेज होते हैं। तो जब पहला बिल जैसे रेज हुआ और आखिरी बिल में थोड़ा सा टाइम होता है तो बिल के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि 3 साल के अंदर डालना हो। ये नहीं होता कि आखिरी बिल अराइज हुआ हो इसलिए पहले बिल का लिमिटेशन हो जाए। लिमिटेशन जो लॉ के अंडर है वो है 3 साल फ्रॉम द डेट जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। लेकिन अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है तो इंडिविजुअल बिल भी देखे जाते हैं। तो इसलिए 3 साल उस दिन से देखने चाहिए जिस दिन से आपकी वो प्रक्रिया के लिए काम शुरू हुआ हो।
तो वो चीज देखनी जरूरी है। जी, ये भी माना जाता है कि सिविल रिकवरी के मामले में अदालत में लंबे वक्त तक ये मामले चलते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर 37 के तहत जो प्रावधान है वो तेजी से मामले को निपटाने में मदद करते हैं। इसके बारे में बताइए, ऑर्डर 37 क्या होता है? देखिए जी, ऑर्डर 37 ये होता है कि जहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जिसमें एडमिशन हो कि उनको पैसे देने हैं, या प्रोमिसरी नोट हो या कोई चेक हो जिसमें उन्होंने बना के दिया हो, तो एक शॉर्ट प्रोसीजर तरीका ये होता है ऑर्डर 37 का जो कोड में प्रोवाइडेड है, उसके लिए डलता है सिविल सूट है, बट वो थोड़ा अलग तरीके से सिविल सूट डलता है। और उसके अंदर जो रिप्लाई फाइल करती है डिफेंडेंट, मान लीजिए इसमें, वो ये दिखाती है कि इस केस में ट्राइबल इशू है। हाँ। और जिसको रिकवर करना है वो ये दिखाते हैं कि इसमें ट्राइबल इशू नहीं है। तो कोर्ट उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ट्राइबल इशू नहीं होगा और रिकवरी का केस बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट बनता होगा, हाँ। तो वो डिक्री कर देगी। लेकिन अगर नहीं बनता होगा तो उसको रिजेक्ट करके नॉर्मल सिविल सूट चलाती है। तो सिविल सूट में और ऑर्डर 37 में ये फर्क है कि ऑर्डर 37 का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया जाता है। अब एक तरीका सिविल में भी है इस रेमेडी का कि ऑर्डर 37 डालते हैं तो हाँ डेफिनेटली थोड़ा कट शॉर्ट होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सिविल सूट भी डालेंगे तो उसमें भी ऐसे प्राविधान है हमारे कानून में, जिसमें एक प्रोसीजर अगर एडमिशन है दूसरी साइड से कि हाँ हमें इतना पैसा देना है, तो उसके हिसाब से भी एक प्रोविजन अंडर लॉ है ऑर्डर 12 रूल 6 का, मतलब जहां पर हम जजमेंट ऑन एडमिशन पास कर सकते हैं। तो ऑर्डर 37 यस डेफिनेटली एक छोटा प्रोसीजर होता है लॉ में रिकवरी के लिए, लेकिन एक तरीका इसमें ये भी है कि अगर एडमिशन है तो एक नॉर्मल सिविल सूट में भी आप ये प्राविधान के तहत डिक्री या केस की प्रेयर जो आपने मांगी उसको प्रेस करके आप उसको मांग सकते हैं बिना ट्रायल पूरा हुए। जी, देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और हमारे साथ उदित जी लगातार जुड़े हुए हैं। और उदित जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। बताइए कि चेक के जरिए धन की रिकवरी मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या फिर एनआईए का जिक्र अगर मैं करूं तो एनआईए के तहत भी क्या कार्रवाई संभव है? ऐसे में आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए जी, एनआई एक्ट एक स्पेशल एक्ट है। जब किसी ने किसी को चेक दिया हो और वो डिसऑनर हो गया हो, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया हो और वो डिसऑनर हो गया हो, तो अंडर एनआई एक्ट आप उसमें अपना केस डाल सकते हैं। अब होता क्या है कि एनआई एक्ट में कि लिमिटेशन दी गई है कि विद इन पीरियड आपको वो केस डालना पड़ेगा, यानी चेक बाउंस होने के 30 दिन तक आपको नोटिस देना ही पड़ेगा, ये कहते हुए कि चेक बाउंस हो गया, इतना पैसा ड्यू है और आप पैसा दीजिए। 15 दिन का टाइम दिया जाता है उस नोटिस में। अगर वो नोटिस में 15 दिन के अंदर पैसा नहीं वापस करते तो विद इन 30 डेज आपको वो केस डालना पड़ेगा। तो एनआई एक्ट में जब आप लिटिगेशन डालते हैं चेक बाउंस की, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसमें लिमिटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप वो लिमिटेशन वायलेट करेंगे तो एनआई एक्ट के तहत आपका केस नहीं बनेगा। ये एनआई एक्ट का जो केस आपके दर्शकों को बता रहा हूँ वो केस है जो क्रिमिनल लिटिगेशन बनती है, यानी जो चेक बाउंस पे क्रिमिनल कंप्लेंट बनती है। अब एनआई एक्ट के तहत अगर बाउंस हो जाए चेक यानी डिसऑनर हो जाए, तो एक प्राविधान हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में भी है जो है रिकवरी का, जो चेक बाउंस होता है उस पे बेस्ड, यानी एक ऑर्डर 37 का सूट बना सकते हैं, नहीं तो एक नॉर्मल सूट भी बनाकर आप वो चेक बाउंस का केस जो डिसऑनर हो गया हो या डिसऑनर ना भी हुआ हो, चेक हो और वो डिसऑनर का टाइम निकल गया हो, तो भी आप अपना केस उस पर बेस डाल सकते हैं। यानी चेक बाउंस का केस एनआई एक्ट में तो डाल ही सकते हैं, लेकिन एनआई एक्ट में ये याद रखिएगा रिकवरी के लिए केस नहीं होता। एनआई एक्ट में जो होता है वो सजा के लिए केस होता है। जो टाइम दिया गया है अगर उतने टाइम में वो पैसे नहीं देते तो सजा भुगतनी पड़ती है। और सिविल प्रोसीजर में यानी सिविल में जो हम केस डालते हैं वो होता है रिकवरी का, वो चेक पे बेस्ड है या वो उस इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है जो जिसने इशू किया है उसने ऑनर नहीं किया। ये होता है जी सारे का। जी, अच्छा ये बताइए कि क्या बैंक वगैरह भी सिविल रिकवरी को धन वसूली या फिर लोन वसूली का जरिया बन सकता है? देखिए, बैंक के पास क्या है, बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बैंक के पास ऑप्शन ये भी होता है कि चेक लिए होते हैं उन्होंने सिक्योरिटी के लिए वो कर देते हैं, 138 की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, रिकवरी का डाल सकते हैं, नहीं तो एक लॉ सरफराजी का भी आता है जो अगर कोई जो जिसने लोन लिया हो वो अगर वापस नहीं कर पा रहा तो उस जो प्रॉपर्टी है या जो सिक्योर्ड एसेट है उसको टेक ओवर भी कर सकते हैं। बट उसके लिए बैंक को
एनपीए करना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करने के बाद वो कर सकते हैं। तो बैंक के पास सिविल रिकवरी भी होती है, क्योंकि वो चेक लेते हैं सिक्योरिटी में, वो भी ऑप्शन है, सारफाजी में भी ऑप्शन होता है। तो बैंक के पास है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बैंक लोन की रिकवरी डाल सकते हैं सिविल प्रोसीजर में, हाँ डाल सकते हैं, लेकिन जहां तक कि और रेमेडीज का सवाल है तो बैंक के पास और रेमेडीज भी होती है अंडर लॉ, जो वो बैंक ले सकती है। जी, सरफेसी एक्ट क्या है और इसके तहत एक कर्जदार को क्या अधिकार प्राप्त है? एक बार सवाल फिर से पूछेगा। सरफेसी एक्ट क्या है और सरफेसी एक्ट मैंने जैसे अभी हल्का सा आपके दर्शकों को बताया, सरफेसी एक्ट क्या होता है, जब कोई लोन बैंक से लेता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है और वो उसको वापस नहीं कर पाता किसी वजह से, तो उस सिक्योरिटी की, एसेट की फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए या सिक्योरिटी इंटरेस्ट को करने के लिए वो सरफाजी के तहत प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ वो ले सकता है। यानी उसको अगर वो नहीं पैसे दे पा रहे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करने के बाद या कुछ भी ऐसा स्टेप लेने से पहले उसको ये देखना पड़ेगा वो लोन नहीं दे पा रहे, उसके बाद वो प्रोसीजर उसमें लिखेगा ही। अगर वो नहीं वापस कर पा रहे लोन, तो उसके तहत जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है उसके तहत वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक अपनी रेमेडीज अंडर लॉ ले सकते हैं। वो एसेट को या कोई रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम हो या वापस देने की स्कीम हो, सब उसके तहत होती है। तो बेसिकली सरफाजी वो तब आता है जब कोई बैंक ने लोन दिया हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया और वो वापस नहीं करे, तो सरफाजी के जो प्रोविजन अंडर लॉ है वो इनको। जी ठीक है। धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस क्या होता है? देखिए जी, कानूनी नोटिस ये होता है कि एक कानूनी नोटिस माने लीगल नोटिस हो गया, जैसे किसी ने लोन लिया हो और वो लोन लिया हो या कोई पैसे देने हो या पैसे नहीं दे रहा या कोई भी डिस्प्यूट है जो अरेजन हो गई है, तो एक नोटिस क्या होता है, ये बताया जाता है कि ये हमारी डिस्प्यूट थी, ये हमारी ट्रांजैक्शन थी, ये ट्रांजैक्शन में ये हुआ कि क्या चला और जो डिस्प्यूट अराइज हुई उस डिस्प्यूट के तहत क्या लेना, क्या देना, क्या पोजीशन है, वो सब लिखा जाता है और एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि ये टाइम लिमिट के अंदर आप ये पैसा जो मेरा ड्यू है या ये अमाउंट ड्यू है या ये गुड्स ड्यू है या जो भी चीज है वो लिख के बताएंगे कि ये इतने टाइम में आप वापस करिए, और अगर आप नहीं वापस करते तो हम आपके अगेंस्ट सिविल केस या क्रिमिनल केस डालेंगे। तो बेसिकली एक केस शुरू होने से पहले एक टाइप का इंटीमेशन आप मान लीजिए या एक ट्राइंग टू सॉर्ट आउट दी मैटर मान लीजिए कि किसी तरह वो शायद मैटर सॉर्ट आउट हो जाए या वो पैसे दे दे। अगर लीगल नोटिस में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पोस्ट लीगल नोटिस आपको फिर केस डालना पड़ेगा बेस्ड ऑन दैट लीगल नोटिस। आप पे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि लीगल नोटिस में जो लिखा हुआ होता है और जो केस डालने में लिखा होता है उसमें बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती। जो लीगल नोटिस में लिखा होगा वही बेस बनता है केस डालने का। तो ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि लीगल नोटिस के साथ जब आप नहीं रिस्पॉन्ड होता उसके बाद तो केस जो भी डालेंगे वो लीगल नोटिस पे ही बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीगल नोटिस आपने एक्स के लिए दिया और केस वाई के लिए डाला, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल लॉ में नहीं बर्दाश्त की जाती। तो जिस बेसिस पे लीगल नोटिस है उस बेसिस पे केस करता। तो लीगल नोटिस एक तरह की इंटीमेशन है, वार्निंग है या जो भी मान लीजिए, एक तरह का ये है जानकारी कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर केस आ बस। अच्छा, ये बताइए कि धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं जी, मैं कानूनी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत लोग देते हैं क्योंकि बहुत बारी ये भी होता है जी कि लीगल नोटिस डालने से ये सब चीजें जरूर हो सकता है मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, तो लीगल नोटिस इसलिए भी दिया जाता है। आजकल जो कोर्ट में जब समन जाते हैं तो कोर्ट कहीं ना कहीं उसी को कंसिडर कर लेती है कि जो नोटिस कोर्ट ने भेजा है वही एक नोटिस है कि ये पैसे वापस नहीं किए, इसलिए केस है। जी, धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस में क्या शामिल होना चाहिए? देखिए जी, मैंने अभी आपके दर्शकों को जैसे बताया कि ये लीगल नोटिस एक तरीके से ये है कि दूसरे को आप बता रहे हैं कि हमारी डिस्प्यूट क्या है, कितने टाइम में आपको पैसे देने हैं, आपने पैसे नहीं दिए हैं, ये हमारी डिस्प्यूट है और आप इतने टाइम में पैसे दे दीजिए। आप नोटिस भेजने के लिए, क्योंकि डिलीवरी भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, बेस्ड ऑन दैट लीगल नोटिस आप अपना केस डालते हैं। बहुत बारी बिना लीगल नोटिस डाले भी हम केस डालते हैं सिविल रिकवरी का, वो भी मानते हैं कोर्ट की लॉ में वैलिड है, क्योंकि नोटिस तो जब समझ जाते हैं, सर्विस होती है, तो वो भी एक तरह से सर्विस मानी जाती है। जी, अच्छा, फ्रेंडली लोन की रिकवरी के लिए लीगल नोटिस क्या होता है?
देखिए जी, अगेन वही सारी कहानियां, फ्रेंडली लोन मान लीजिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। आज की डेट में जब आप रिकवरी का केस डालते हैं तो रिकवरी में अगर आप नोटिस देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, क्योंकि नोटिस एक इंटीमेशन की तरह हो जाता है। लेकिन बेस तो आपका वही है, आपको बस ये है कि क्या ट्रांजैक्शन थी, क्या डिस्प्यूट थे, क्या क्या हुआ है आपस में, वो लिखना, सारी चीजें डिस्क्लोज करना जरूरी है। देखिए जी, कानून में कुछ चीज छुपाना एक जुर्म माना जाता है। तो जो भी आप लिखे हैं, जिसमें भी आप कह रहे हैं, जो भी आपको लोन चाहिए, जो पैसा चाहिए, लोन दिया है, पैसा नहीं मिल रहा, वो सब चीजें आपको क्लियरली लिखनी चाहिए। तो वो चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे वो फ्रेंडली लोन हो, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर पैसा आपको रिकवर करना है तो वो सारी चीजें आपको अपनी पिटीशन में या अपने केस में लिख के देना बहुत जरूरी है। आप नोटिस दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन ये आपको डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है। कंसीलमेंट और सेपरेशन करना कानून में जुर्म है। पैसा देने का सबूत है तो फिर केस कितना मजबूत हो जाता है? ये तो देखिए जी, ये तो केस टू केस पे डिपेंड करता है। हाँ। मैंने आपके जैसे अभी आपके कार्यक्रम में शुरू में बताया कि अगर कोई एडमिशन है कि किसी ने पैसा लिया हुआ है और उसको पैसा देना है, तो एक प्रोसीजर अंडर कानून दिया गया है सीपीसी में, जिसके तहत आप उस एडमिशन पे डिक्री मान सकते हैं। उसको बोलते हैं जजमेंट ऑन एडमिशन। यानी कोई एडमिशन हुआ है उसके तहत और आप उस एडमिशन पे मांग सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका केस स्ट्रांग है तो आप जरूर जीतेंगे, लेकिन एक ट्रायल कट शॉर्ट करने के लिए एडमिशन होता है। लेकिन तब भी जरूरी नहीं है कि केस आप स्ट्रांग भी हो तो भी जीतेंगे। देखिए, केस फैक्ट टू फैक्ट पे डिपेंड करता है। हर चीज देखनी पड़ती है कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट्स को, और उसके बाद देखने के बाद, एविडेंस के बाद, डिफेंस के बाद, हर चीज देखने के बाद ही कोर्ट एक जजमेंट पास करेगी। लेकिन उसमें जरूरी नहीं है, आपके दर्शकों को बताना जरूरी नहीं है अगर आपका केस स्ट्रांग हो तो आप जीतेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मैटर करती हैं, एविडेंस है, आपने डिफेंस किया है, आपने केस कैसे बनाया है, हर चीज देखनी पड़ती है। तो हर चीज देखने के बाद ही एक कोर्ट उन सारे कागज को, एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्स को, प्लीज को, सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही पास करती है। तो जरूरी नहीं है केस स्ट्रांग हो तो जीतना ही जीतना है। ये तो फैक्ट्स पे डिपेंड है, कोर्ट क्या कंसिडर है, क्या, ये सारी चीजें अहमियत रखती है जी केस। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उदित जी। आपने बहुत ही विस्तार से केस से संबंधित हमें जानकारी दी, इस विषय से संबंधित हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।